वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एनएमडीके 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें केमिस्ट्री पार्ट के जो एमसीक्यूज है उसको हम देखेंगे कि वो एमसीक्यूज आए कौन सी जगह से और उसको हम ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। हर एक एमसीक्यूज के जो ऑप्शन होंगे उसको मैं आप लोगों को समझा के बताऊंगा। तो जाते हैं सबसे पहले एमसीक्यूज की तरफ जो कि आया हुआ है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से। आप लोगों को बताएं कि एक रिएक्शन है जिसका ऑर्डर की यूनिट आप लोगों को दी, यानी के की यूनिट दिए हुए है डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स पर सेकंड। तो आप लोग बताओ कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। अब ये मेनली आ जाते हैं आप लोग को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के मुख्तलिफ तरीके, लेकिन आप लोग यूनिट को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हो ये कौन सा ऑर्डर है। अब हर एक यूनिट को तो हम जबान याद नहीं कर सकते, तो उस ऑर्डर को यानी उस ऑर्डर की जो यूनिट है उसको आप लोग ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मोल पर डेसीमीटर क्यूब टू सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स सबके लिए हो जाएगा और साथ में 1 माइनस एन। अब यहाँ पर जो एन है ये ऑर्डर को डिनोट करते हैं। जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है। तो यहाँ से एन की वैल्यू हम पुट करते हैं और एन की वैल्यू से हमें अंदाजा हो जाता है कि ये यूनिट क्या आ जाती है और उस यूनिट को हम देख के फिर बताते हैं कि ये कौन सा ऑर्डर है। तो पुट करते हैं इसके लिए कि ये कौन सा ऑर्डर है। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा और फर्स्ट ऑर्डर की जो यूनिट होती है वो सेकंड के बराबर होती है, ठीक। और अगर आप लोग जीरो ऑर्डर के लिए लिख लो तो जीरो ऑर्डर के लिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब इंटू सेकंड इनवर्स, ये यूनिट आ जाती है जो यहाँ पर मैंने रेट के लिए लिखी हुई है। अब सेकंड ऑर्डर के लिए अगर हम इस वैल्यू को पुट करें तो हम पुट करने के बाद मोल पर डेसीमीटर क्यूब इंटू 1 माइनस एन, 1 माइनस एन यानी 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 इंटू 1, यहाँ पर आप लोगों के पास जो आंसर आ जाएगा तो आंसर 1 से 2 निकाले तो आप लोगों के पास आंसर आ जाता है -1 इंटू सेकंड इनवर्स। अब इसको अगर हम देख ले तो ये यूनिट ये आ जाती है मोल इनवर्स इंटू डेसीमीटर क्यूब माइनस यानी माइनस क्यूब हो जाता है और साथ में सेकंड इनवर्स। अब आप लोग को जो उसने यूनिट दिए हैं तो यहाँ डिनोमिनेटर को ऊपर नॉमिनेटर में लेके चला गया है, तो यहाँ से आप लोग के पास जो यूनिट हो जाती है वो इनवर्स हो जाती है। तो ये जो यूनिट आप लोग को दिए ये यूनिट है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। तो इसका जो एमसीक्यूज के अंदर आप लोग फिर ऑप्शन देखते हो तो ऑप्शन में फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया हुआ है, तो इसका जो एमसीक्यूज का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 2, ये सेकंड ऑर्डर है। इसको यूज करते हुए आप लोग किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकाल के फिर अंदाजा लगा सकते हो कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है। अब दूसरे एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं और दूसरे एमसीक्यूज भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड। एमसीक्यूज नंबर सेकंड की तरफ जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर सेकंड भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड है। अब इसमें आप लोगों को ये कह रहा है कि आप लोगों को 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट दिए हैं जो रिएक्ट कर रहा है ये 0.6, उसका स्पीड ये है मोल पर डेसीमीटर क्यूब इंटू सेकंड इनवर्स, ठीक। कह रहे हैं कि व्हाट इज द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो आप लोग बताओ कि इसका के की वैल्यू क्या होगी, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू। अब हमें पता है कि रेट बराबर होती है के इंटू ए, ठीक। फर्स्ट ऑर्डर है तो ए और उसकी पावर 1। अब ये जो फर्स्ट ऑर्डर में जो रिएक्टेंट है उसका जो मोल है वो 1 है, तो 1 की पावर 1 हो जाएगी। के यहाँ से आप लोग के पास आ जाएगा, तो ये यहाँ से रेट के ऊपर जाके क्या हो जाता है रेट डिवाइडेड बाई 1, 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होते हैं। अब रेट की वैल्यू उसने दिए हुए 0.6 मोल पर डेसीमीटर क्यूब इंटू सेकंड इनवर्स, और यहाँ पर ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब सेकंड इनवर्स मैंने लिख लिया और साथ में ये जो रेट है यानी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है 1 के साथ आप लोग क्या लिख लोगे 1 के साथ आप लोग लिख लोगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो यही थी कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब मोल पर डेसीमीटर क्यूब के साथ कैंसिल हो जाते हैं, 1 किसी चीज के ऊपर डिवाइड हो जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका आंसर क्या आ जाता है, इसका आंसर आ जाता है 0.6 सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन थे, 1 था 0.3, 0.6, 0.9। तो आप लोग का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है वो 0.6 सेकंड इनवर्स। ऐसे एमसीक्यूज को आप लोगों ने देखना है कि 1 मोल है और उसके जो फर्स्ट ऑर्डर है तो आप लोग 1 लिख के उसका पावर भी 1 कर लो, तो क्या निकालना सिंपली की तरह के डिवाइड हो जाता है तो आंसर उसका वही सेम आ जाता है जो आप स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के लिए भी निकालते हैं। तीसरा भी न्यूमेरिकल टाइप है। न्यूमेरिकल टाइप वाले मैंने पहले लिखे हुए और जो दूसरे हैं वो मैंने बाद में लिखे हुए। तो आप लोग कह रहे हैं कि मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज 60। एक कंपाउंड है जिसका मोलर मास 60 है और उसका जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो है CH2O। तो आप लोग बताओ इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। आप लोगों ने सबसे पहले ये जो मोलर मास है कंपाउंड का आप लोग को दिया है और इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला है इसको पुट करके आप लोग इसके मोल निकाल लेते हो। तो मोल निकालने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसका जो मास है वो 60 है और मोलर मास ये जो एम्पेरिकल फार्मूला जिस कंपाउंड को आप लोग को दिया है
उस एम्पेरिकल फार्मूले का मोलर मास कितने, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, 12, 16, 2 और या आप लोग के पास जो आंसर आ जाते हैं दैट इज 30 और 60 को जब 30 के ऊपर डिवाइड करते हो तो आंसर आ जाता है 2, आंसर आ जाता है क्या 2। तो फिर मालिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए आप लोग एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n, एम्पेरिकल फार्मूला इनटू n मालिक्यूलर फार्मूले के बराबर आ जाते हैं तो 2 और साथ में आप लोग क्या कर लेते हो, ये जो CH2O है इसके साथ आप लोग इसको क्या करें मल्टीप्लाई कर लेते हो तो कितने आ जाते हैं, 2 कार्बन आ जाते हैं और 4 हाइड्रोजन आ जाते हैं और 2 ऑक्सीजन आ जाते हैं क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये जो कंपाउंड है इसका जो मालिक्यूलर फार्मूला है वो ये वाला है और एम्पेरिकल फार्मूला इसका ये वाला है। अब आप लोग अगर एम्पेरिकल फार्मूला से इसका वेट निकालोगे तो आप लोग के पास जो वेट आ जाते हैं वो 60 आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग का जो आंसर है वो करेक्ट है। तो ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कंपाउंड का वेट और एम्पेरिकल फार्मूला का मोलर मास वो निकाल के जो आंसर आ जाते हैं उसको एम्पेरिकल फार्मूले के साथ मल्टीप्लाई कर लो, उसके एलिमेंट के साथ वो डबल हो जाते हैं, डबल वाला 4 टाइम, तो इसका आंसर जो आ जाते हैं वो C2H4O2। तो इस कंपाउंड का जो मालिक्यूलर फार्मूला है वो ये है। आगे जाते हैं एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 4 में आप लोग को कह रहे हैं कि ग्रेटर वेवलेंथ एसोसिएटेड विद फोटान, एक फोटान है और उसका जो वेवलेंथ है वो क्या है, वो ग्रेटर है। तो आप लोग बताओ इसका क्या, मैं इसके ऑप्शन यहां से देख के आपको बता तो फिर आप लोगों ने खुद अंदाजा लगा के और मैंने भी साथ में डिस्कस करना। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन आप लोग यहाँ 125 से देख भी सकते हो इस वाले से कि ग्रेटर इट्स एनर्जी, स्मॉलर इट्स एनर्जी विल वेरिएबल, इट्स एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। तो आप लोग को पता है कि वेवलेंथ और एनर्जी एक दूसरे के साथ क्या है, वो एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन है। यहां से अगर आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देख लो, यहां से रेडियो, माइक्रो, IR, विजिबल, यूवी और यहां से एक्स रेज और साथ में कॉस्मिक रेज, उसकी तरफ जब जाते हो तो यहां वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी क्या है, कम है। वेवलेंथ ज्यादा तो एनर्जी कम। और यहां पर आप लोग जब चले जाते हो कॉस्मिक रेज की तरफ तो उसका वेवलेंथ बहुत शॉर्टर हो जाता है। वेवलेंथ शॉर्टर तो उसके जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। तो यहां पर इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा कि वेवलेंथ किसी फोटान का ज्यादा है तो इसकी जो एनर्जी है इसकी एनर्जी कम होगी, स्मॉलर विल बी इट्स एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से भी आप लोग देख सकते हो कि ये जो वेवलेंथ है ये एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन है साथ में वेव नंबर के साथ। तो इसका आंसर क्या होगा कि ये जो फोटान है इसकी एनर्जी कम होगी। सिक्वेंस नंबर 5 की तरफ जाते हैं। आप लोग को 4 कंपाउंड दिए, BeCl2, BF3, H2O और NH3। बताओ इसमें SP और P ओवरलैपिंग किसकी होगी, SP और साथ में P ओवरलैपिंग किसकी होगी। तो सेंटर एटम को हमने देखने वो SP होगा और जो उसके साथ अटैच है वो P होगा। तो सबसे पहले यहां पर अगर आप लोग देखो, यहां पर ऑप्शन को निगलेक्ट करने वाले को देख लो तो यहां हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आप लोग हाइब्रिडाइजेशन से भी देख लो तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो यहां पर sp3 और हाइड्रोजन की कौन सी ओवरलैपिंग होगी, s ओवरलैपिंग होगी। इसमें अगर आप लोग देखो तो sp3 और साथ में s ओवरलैपिंग। यहां पर अगर आप लोग देखो तो यहां पर हमारे पास वाटर में भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन को अगर हम देख ले तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन की sp3 होती है और हाइड्रोजन की s होती है। तो यहां पर भी sp3 और s हो जाएगी। और यहां पर अगर हम देख लें तो यहां पर BF3 है तो रेगुलर मालिक्यूल, यहां पर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है और फ्लोरीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो p के अंदर आते हैं। तो यहां पर sp2 और साथ में p ओवरलैपिंग होगी, sp2 और p और। लेकिन अगर BeCl2 की तरफ जाए तो BeCl2 में हम देख सकते हैं, बोरान को अगर हम देख ले तो बेरिलियम में, बोरान नहीं बेरिलियम, तो बेरिलियम के एटॉमिक नंबर 4 होता है। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लो तो 1s2, 2s2 और साथ में 2p0। तो एक्साइटेड स्टेट में जब जाते हैं तो एक s के अंदर रह जाते हैं और दूसरा p के अंदर चला जाता है। तो एक s और दूसरा क्या है, दूसरा p है। तो एक इलेक्ट्रॉन s के अंदर है और दूसरा p के अंदर, यानी ये भी sp है और ये भी sp है। और अगर हम क्लोरीन को देख लो तो वो 7 शेल के अंदर है, उसका ऑलरेडी p ओवरलैपिंग होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज BeCl2। आप लोगों ने एमसीक्यूज को समझने भी साथ में सिर्फ टिक की तरफ नहीं जाना है कि जो सही है उसको ऊपर में टिक करके आप लोगों को बता देता हूँ, नहीं साथ में हम हर एक एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। अब यहां पर अगर हम जाए तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड बेरिलियम। आप लोग अगर अपने सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 1 S और P ब्लॉक के अंदर देख लो तो वहां पर हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है वो, लेकिन वो कौन से पीरियड के है, वो थर्ड पीरियड के है। आप लोग थर्ड पीरियड और सेकंड पीरियड सबको एक जैसे ही होते हैं। वहां पर आप लोग अगर देखते हो तो वो सोडियम
और साथ में मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के साथ यहाँ पर एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद कार्बन, सिलिकॉन, और सिलिकॉन के फास्फोरस, और फास्फोरस के बाद सल्फर, और यहाँ पर फिर क्लोरीन और आर्गान हो जाता है। ये वाले आप लोग के पास ट्रेंड। अगर आप लोग सेकंड, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सेकंड पीरियड दिया ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और बेरिलियम, तो सेम ही यहाँ पर है ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। अगर हम देखते हैं मेनली लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, लेकिन जब हम जाते हैं ग्रुप 2, ठीक, और ग्रुप 5, तो उसमें जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, वो ज्यादा हो जाती है, एक्सेप्शन उसका जो अगला वाला होता है, ठीक। अगले पिछले वाले से तो ऑलरेडी ज्यादा होता है, लेकिन अगले वाले से भी ज्यादा। जिस तरह हम कहते हैं कि मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा है, फास्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी सल्फर से ज्यादा है, तो सल्फर को ऑक्सीजन के साथ मिला लो, ठीक। और यहाँ पर एल्यूमिनियम के साथ आप लोगों ने किस, एल्यूमिनियम का तो आया नहीं है, ये कार्बन वाला आ गया, और साथ में बेरिलियम वाला आ गया। तो नाइट्रोजन को अगर आप लोग देखो, नाइट्रोजन फास्फोरस के साथ क्यों, अगर हम नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख ले, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर मैं बात कर लूँ, तो वो 2s2 और 2p3 है, 2s2 एंड 2p3। और हमें पता है होन्ड्स हमें क्या कह रहे हैं, होन्ड्स हमें ये कहते हैं कि डीजनरेट ऑर्बिटल हो, और उसमें सबसे ज्यादा जो स्टेबल होते हैं वो फुल होते हैं, फुल के बाद हाफ फिल होते हैं, और हाफ फिल के बाद हमारे पास पार्शियल फिल हो जाते हैं। तो अगर आप लोग देखो नाइट्रोजन को, तो इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो एक्सेप्शनली कार्बन से फिर ज्यादा हो जाती है, और साथ में ऑक्सीजन से भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। क्यों, यहाँ पर हमारे पास जो हाफ फिल ऑर्बिटल है, अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हो नाइट्रोजन की, तो ये एक्सेप्शनल है। यही चीजें होती हैं, ये जो इनऑर्गेनिक है उसमें आप लोगों ने एक्सेप्शनल को देखे हैं, और एक्सेप्शन के ऊपर इसी टिक लगा लेना है कि नाइट्रोजन वाला भी एक्सेप्शनल में था, क्योंकि हाफ फिल ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इसकी पॉजिटिव होती है, और साथ में अगर हम देख लें आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा है हाफ फिल, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन आने से ये पार्शियल फिल हो जाते हैं, और पार्शियल फिल की तरफ जा रहे हैं, हाफ फिल से पार्शियल फिल की तरफ जब जाते हैं तो स्टेबिलिटी कम होती है, स्टेबिलिटी कम होगी तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो जब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना भी मुश्किल होगा। तो यही हमारे पास फिर ट्रेंड हो जाता है कि सेकंड पीरियड में भी जाओ, थर्ड पीरियड में भी जाओ, तो क्या होता है हमारे पास ऐसा होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी उनकी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी यही ट्रेंड आप लोगों ने साथ में देख लेना है कि जो एक्सेप्शन आते हैं बस उसको देखते जाओ, टिक करते जाओ, ठीक। जाते हैं हम सीक्वेंस नंबर 7 की तरफ, जो आया है वंडरवाल इक्वेशन से, और हमारे पास आइडियलिटी और नॉन आइडियलिटी के बारे में बताते हैं, डेविएशन ऑफ गैस। कहते हैं कि कौन सी गैस मोर डेविएशन शो करेगी। अब डेविएशन के लिए भी आप लोगों ने देखना है कि मोलर मास जिसका ज्यादा हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसका कम हो। मोलर मास ज्यादा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो। तो यहां पर अगर हम देखें सबसे कम मोलर मास हाइड्रोजन और हीलियम का है, और हाइड्रोजन और हीलियम में भी जब हम देखते हैं तो हीलियम वाला होता है, सबसे कम डेविएशन शो करते हैं, ठीक। ये जाकर -257 डिग्री सेंटीग्रेड या किसी जगह पर -252-62 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विफाई हो जाते हैं। तो लिक्विफाई होगा तो वहां से हमारे पास डेविएशन क्या करते हैं, डेविएशन मोर शो करता है। हाइड्रोजन को भी देख ले, इसका भी उससे थोड़ा सा कम -252 समथिंग है। अगर नाइट्रोजन और कार्बन की तरफ हम जाते हैं, नाइट्रोजन का मोलर मास को देखो तो नाइट्रोजन N2 है, तो 1 का 14, 2 का 28, और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम देख रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है, ठीक। ये चीज आप लोगों ने देखनी है कि इसका 44 है और दूसरे का क्या है, दूसरे का 28 है। लेकिन मोलर मास भी हर एक जगह पर आप लोगों ने नहीं देखने। अगर यहाँ पर हमारे पास वाटर होता, H2O होता फॉर एग्जांपल, तो H2O अगर गैसियस फॉर्म में भी होता तो फिर आप लोगों ने किसके ऊपर टिक करना, 44, 28 या 18। तो आप लोगों ने 18 की तरफ जाना था। 18 की तरफ इसलिए जाना था, यहाँ पर अगर आप लोग वाटर को देख लो तो एक्सेप्शनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते। ये तो ऑर्डिनरी कंडीशन पर है ही लिक्विड, ठीक। तो गैस भी आ गया। अगर आप लोग को गैसेस में भी वाटर दिया जाए या वाटर के अलावा भी अगर HF दिया जाए, और HF के साथ साथ अगर आप लोग को NH3 भी इन तीनों में अगर दिया जाता तो फिर भी आप लोगों ने NH3 के ऊपर टिक करना था। NH3 के ऊपर क्यों, कि वहां पर तो एक्सेप्शनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है। थोड़ा सा भी प्रेस करो अमोनिया को तो वो लिक्विफाई हो जाते हैं कम डिग्री से। कार्बन डाइऑक्साइड को भी अगर हम देखें तो इसका भी कोई टेम्परेचर दिया जाता है -33 या समथिंग इतना टेम्परेचर, लेकिन ये तो ऑर्डिनरी कंडीशन के ऊपर भी हमारे पास लिक्विफाई हो जाता है। तो जब ये चीजें ना हो तो फिर आप लोगों ने मोलर मास की तरफ जाना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास चूंकि ज्यादा है, मोलर मास ज्यादा होगा तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो हमारे पास जो डेविएशन होगी वो मोर होगी, यानी इसको हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 44, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। एमसीक्यूज नंबर 8 की तरफ जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 8 में हमारे पास दिया है कि लो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HF का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो लो है। ये तो डायरेक्टली इन्होंने
क्या कहते हैं चैप्टर नंबर 5 लिक्विड वाले से एक्सरसाइज से दे दिया है कि ये जो क्या कहते हैं कि लोएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एच एफ का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम क्यों है कि स्ट्रांग पोलर बॉन्ड बिटवीन एच एन एफ, स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, तो स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ एच एफ। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ चूंकि यहाँ पर ज्यादा होते हैं तो हाइड्रोजन को निकालना मुश्किल हो जाता है। हाइड्रोजन को निकालना मुश्किल होगा तो हम क्या कहते हैं कि ये जो एच एफ है ये वीक एसिड है मिनरल एसिड में, अगर ग्रुप 7 में हम चले जाए। ठीक, ये जो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले नहीं, यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाता है कि ये जो एच एफ है ये एक्सेप्शनली लो एसिडिक स्ट्रेंथ शो करता है। एमसीक्यूज नंबर 9 की तरफ जाते हैं, कहते हैं लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ये भी लिक्विड से आया हुआ है, लिक्विड से ज्यादा एमसीक्यूज है, ऊपर नीचे दिए हुए हैं। लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, H2O, इथेनॉल, हाइड्रोजन सल्फाइड या एसिटिक एसिड। आप लोगों ने यहां पर देखने मोलर मासेस को भी हम देखते हैं, लेकिन पहली बात हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देख लो। अगर हम देख ले तो H2O में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, C2H5OH में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एसिटिक एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर अगर हम देखें 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। और H2S के अंदर अगर हम देखते तो वीक वंडरवाल फोर्सेस होती है। ठीक, तो जब वंडरवाल फोर्सेस होगी तो ये जो H2S है ये तो ऑर्डिनरी कंडीशन पे हमारे पास है ही गैस। आप लोग बोलते हो ना, एक जगह पे आप लोग ने पढ़ा हुआ भी होता है कि वो H2O इज अ लिक्विड, ये मैंने HF के साथ कर लिया, लेकिन H2O इज अ लिक्विड वाइल H2S इज अ गैस। एक ही ग्रुप के अंदर है ना। नीचे की तरफ जब हम जाते तो वंडरवाल फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। यही तो हमारे पास क्या है, यही तो हमारे पास इंफॉर्मेशन देते हैं कि H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस वजह से यहाँ पर हमारे पास ये लिक्विड होते हैं तो H2S गैस होते हैं। अब हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। H2O का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, इथेनॉल का 78 समथिंग होता है, इसका भी 62 या उसके आसपास समथिंग होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो फिर क्या है, H2S का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। ठीक, जाते फिर भी यही एमसीक्यूज लिक्विड से है। एमसीक्यूज नंबर 10 की तरफ के प्रेशर कुकर रिड्यूस कुकिंग टाइम। कुकिंग टाइम प्रेशर कुकर क्यों रिड्यूस करता है। यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ पर अगर आप लोग देखो ये वाला है कि ए लार्ज हीट इज मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, हाई प्रेशर सॉफ्टन फूड इनसाइड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर राइज। आप लोग को पता है ना कि प्रेशर कुकर के अंदर बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर को होता है वो ज्यादा होता है। ज्यादा इसलिए होता है कि वहां पर प्रेशर ज्यादा होता है। तो प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के एक दूसरे के साथ क्या है, क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। हम बोलते हैं ना कि हम जब माउंट एवरेस्ट या ऊपर हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर हम 1 ATM के ऊपर देख ले तो 1 ATM के ऊपर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड और समथिंग। अब अगर आप लोग ऊपर की तरफ जाते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक, तो प्रेशर कुकर के अंदर आप लोग अगर देखो चीजें जल्दी क्यों पकती है कि कुकिंग का टाइम क्यों रिड्यूस होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाते हैं। हमारे जो पास चीजें होती है उसका जो पकने का ताल्लुक होता है वो ये जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होते हैं इसके साथ नहीं होते, इसके टेम्परेचर के साथ होते हैं। अब अगर वाटर है वो फॉर एग्जाम्पल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी बॉयल हो रहा है तो क्या चीज पक जाएगी, नहीं। चीज का पकने का ताल्लुक तो उसके बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर के साथ है, बॉइलिंग पॉइंट के साथ नहीं है। जब हम प्रेशर कुकर की तरफ जाते हैं तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट 100 से ऊपर हो जाते हैं, 100 प्लस हो जाते हैं समथिंग, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो चीज जल्दी पकेगी। तो ये हमारे पास कुछ पहले 10 MCQs थे जिसका मैंने आप लोगों को ऑप्शन भी बताया, ऑप्शन के साथ साथ मैंने उसको सॉल्व करने भी बताया। अगले MCQs के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर हाजिर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।